चलो इस बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में, जिसमें थोड़ा सा अभी डिलेमा ये लग रहा है कि इस शेयर को खरीदें कि ना खरीदें। ये शेयर जो है पिछले 2 दिन से करके आ रहा है, जब से जो है कुमार मंगलम बिरला ने रिजाइन कर दिया, कहते हुए कि जो है मैं इस कंपनी को चला पाने के लिए जो है अभी बहुत मुश्किलें आ रही है, और गवर्नमेंट चाहे तो मेरा स्टेक जो है 27% का स्टेक है वो किसी गवर्नमेंट एंटिटी को दे दे, या फिर जो है अपने हिसाब से किसी को भी दे दे, ताकि वोडाफोन आइडिया जिंदा रह सके। और उन्होंने जो है चेयरमैनशिप से जो है इस्तीफा दे दिया। उस दिन जो है शेयर भयानक तरीके से गिरा। ये वाला दिन था वो 4 अगस्त का, और जो है वो काफ़ी हद तक 18% गिरा। उसके बाद अगले दिन फिर और गिरा, और वो जो है 4.5 रुपये के आसपास तक चला गया। उसके बाद से उसने फिर उसी दिन रिकवरी दे दी और ऊपर की तरफ बंद हुआ। फिर जो है आज भी अच्छी खासी गेप अप ओपनिंग हुई है और काफ़ी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। हो क्या रहा है अब ये, अचानक से इतनी खराब सिचुएशन होने के बाद भी ऊपर क्यों जा रहा है? तो देखिए, खराब सिचुएशंस के पहले कंडीशंस देख लेते हैं कि क्या खराब सिचुएशंस है। पहला तो इसका एजीआर ड्यूज, जो कि कंपनी के पास है 58,000 करोड़ का, जिसमें से उन्होंने 7,000 करोड़ के आसपास चुकाया, यानी 50,000 करोड़ से ज़्यादा का अभी भी एजीआर टैक्स ड्यू जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है कंपनी के ऊपर। एक तो खराब चीज़ ये है। दूसरी, एजीआर ड्यूज होता क्या है वो भी जान लीजिए। जो एडजस्टेड एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू है वो होता है लाइसेंसिंग का फीस, जो कि सरकार को देना होता है कंपनीज के द्वारा। मतलब जब भी कोई कंपनी स्पेक्ट्रम को यूज़ करती है तो उसकी लाइसेंस फीस जो है गवर्नमेंट को पे करनी होती है। तो वो एक इशू चल रहा है। ये सिर्फ वोडाफोन पे नहीं चल रहा है, आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज पे भी चल रहा था। अब दूसरा पॉइंट है कि इस कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास का डेट है इस कंपनी का, जिसमें मेनली येस बैंक के पास है, आईडीएफसी बैंक के पास है। तो इस तरह के बैंक्स के पास जो है बहुत सारा कर्जा इन्होंने लेके रखा हुआ है, जो कि चुका पाने की स्थिति में थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो इनकम है वो नेगेटिव में, कुछ को पिछले क्वार्टर्स की अगर आप इनकम देखेंगे तो 6-7 क्वार्टर्स में इनको नेगेटिव इनकम आ रही है। पिछले 2 सालों से देखा जाए तो इनको नेगेटिव इनकम आ रही है पूरे साल भर के अंदर। तो कंपनी की इनकम हो नहीं रही है, डेट बढ़ता जा रहा है, ब्याज बढ़ता जा रहा है, एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है एक तरह से। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो एजीआर के ड्यूज़ है वो पे करने के लिए इनको 10 साल का वक्त दिया था। 2031 तक इनको जो है हर साल एक एक किस्त पे करके जो है पूरा ड्यू ख़त्म करना था। अब इन सब बातों के चलते जो है कंपनी की हालत बड़ी ही ख़राब हो रही है। कोई बाहर का इन्वेस्टर ये जुटा नहीं पा रहे जो इस कंपनी में पैसा लगा सके, और जो है इस कंपनी के पास फंड आए और ये जो है अपनी नई टेक्नोलॉजीज़ में सुधार कर पाएँ। जैसे कि अभी सिर्फ 2G पे चल रहे हैं, 4G भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा अच्छे से किया नहीं है, सभी सिटीज़ में है नहीं। और इनके जो कस्टमर बेस है वो लगातार कम हो रहे हैं। वोडाफोन आइडिया जो यूज़ करने वाले उपभोक्ता हैं वो लगातार कम हो रहे हैं इंडिया के अंदर। तो इनकम की जो सोर्स है वो कम होते चले जा रहे हैं, और 2G नेटवर्क पे अभी भी ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, जो कि ख़त्म होने की स्थिति में। यहाँ तो जियो जो है 5G लाने की तैयारी कर रहा है, एयरटेल भी 5G लाने की तैयारी कर रहा है, और ये जो है 4G को भी ठीक से इम्प्लीमेंट कर नहीं पाए। 5G लाने में भी इनको बड़ी दिक्कत आ रही है अभी, और ले भी आए हैं तो बड़ी लिमिटेड कस्टमर्स के लिए और लिमिटेड सिटीज़ में लेके आ रहे हैं। तो इस तरह की इनकी सारी ख़राब सिचुएशंस है। अब कंपनी के साथ अच्छा क्या हुआ है इस रिसेंटली पिछले 2 दिनों के अंदर, जिससे शेयर उछाले मार रहा है इतने गिरने के बाद भी। तो उसके साथ हुआ ये है कि भारत सरकार ने एक टैक्स का रूल हुआ करता था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रूल, जो कि 2012 में यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, कांग्रेस के द्वारा। उस टैक्स में, उस रूल के अंदर क्या था, उस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के अंदर, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है रेट्रोस्पेक्टिव है, मतलब 2012 से पहले किसी विदेशी कंपनी ने भारत में कोई असेट्स खरीदे हैं तो उसके ऊपर जो है टैक्स ले रही है सरकार। अब इसके ऊपर बड़ा ही बवाल मचा। अब बवाल क्यों मचा? मान लीजिए, आप अपने आप को ही समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपने किसी का कोई घर खरीदा, मान लीजिए, और वो घर की डील आपने मान लीजिए 20 लाख में कर ली, और आपको जो है वो घर खरीद लिया आपने। अब 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जो है किसी को समझ आया कि यार मैंने तो बड़ा ही सस्ता घर बेच दिया था, 20 लाख में इनको बड़ा फ़ायदा हो गया है, और मुझे कुछ करना चाहिए। और उसने जो है सरकार के पास जाके बोला कि सरकार, मैंने 20 लाख में बेच दिया था, मुझे मज़ा नहीं आया, ये सब वो सब। सरकार बोला हैं हूँ। तो उसने क्या किया कि एक पिछली डेट पे टैक्स लगाना शुरू किया। उसने बोला कि ठीक है, अभी मान लीजिए 2 साल 3 साल निकल गए उस ट्रांजैक्शन को हुए, उस डील को हुए, लेकिन मैं उस जिसने खरीदा है उससे जो है टैक्स वसूल करूंगा कि तूने जो 20 लाख का घर खरीदा है उस पर मुझे 5 लाख का टैक्स दे। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, सारी बात आपको ये टैक्स का जो ये चीज़ है उसको समझाने के लिए। तो
अब वो क्या करेगा, जिसने खरीदा था उसके टेंशन हो गई, अरे यार मैंने तो 20 लाख में खरीद लिया था, मजे भी कर रहा था, और अब 3 साल बाद आके कोई गवर्नमेंट कह रही है कि मुझे जो है इसके ऊपर टैक्स भी चाहिए, इस पे कोई अलग से नया सा टैक्स बना दिया उन्होंने, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, और उसके लिए जो मेरे से पैसा चार्ज कर रहे हैं। ये बात तो उन्हें जिस दिन मैंने खरीदा था उसी दिन क्लियर करनी चाहिए थी। बाद में जाकर ऐसा कोई टैक्स बना दिया और उसकी वजह से मुझे नुकसान कर रही है, तो गलत बात है। तो इस तरह से दो कंपनीज को नुकसान हुआ है। एक केरन्स एनर्जी करके कंपनी है जो कि यूके की, और एक वोडाफोन कंपनी जो भी यूके की है, दोनों यूके की कंपनी है, जिनको इस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने 2012 से पहले जो है कुछ प्रॉपर्टी या असेट्स खरीदे इंडिया के अंदर, प्रॉपर्टी नहीं असेट्स खरीदे इंडिया के अंदर। वो असेट्स मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं वगैरह। तो उनके ऊपर जो खरीदने का टैक्स है, वो यूपीए गवर्नमेंट ने बोला कि हमको वो टैक्स चाहिए जो तुमने पहले प्रॉपर्टी या असेट्स खरीदे थे इंडिया के अंदर, उनके ऊपर टैक्स चाहिए। तो इन कंपनीज को लगा बुरा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन डील हो रही है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस दिन के नियम कायदे कानून लगने चाहिए ना। तुम बाद में फ्यूचर में जाके कुछ भी कानून लगा दोगे और उसके बाद कहोगे कि हमें उसका पैसा वापस ला के दो, तो वो अजीब सी सिचुएशन से फेयर तो नहीं है, कंट्रोवर्शियल जरूर है। क्योंकि फिर इस बात को उन्होंने क्लेम किया, या इन्होंने सू किया है एक तरह से बाहर के इंटरनेशनल कोर्ट्स में। नेदरलैंड्स का एक शहर है हाग करके, उसके अंदर एक इंटरनेशनल कोर्ट है। उस कोर्ट में जाके इन लोगों ने कहा कि हमारे साथ ऐसा कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने जो है इस तरह का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया है हमारे ऊपर, उस वजह से हमको इतना नुकसान हो रहा है। तो वहाँ पे कई सालों तक केस चलता रहा, और बाद में जो है हाग की जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसने इंडिया के अगेंस्ट और कंपनीज के फेवर में डिसीजन दिया और कहा कि नहीं, ये तो बात गलत है। उस टाइम जो टैक्स की लाइबिलिटीज़ थी या टैक्स जिस हिसाब से लगता था, उस हिसाब से कंपनीज ने पे कर दिया है। बाद में तुम अचानक से कोई नया सा टैक्स उठा के ले आओगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स टाइप का, तो वो थोड़ा सा अनफेयर है। तो इस वजह से जो है कंपनीज को फेवर दिया गया उसमें। और इस बात को जो है इंडिया की गवर्नमेंट मान भी नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि बाहर की कोई कोर्ट जो है हमारे देश के टैक्स के फैसले या टैक्स के नियमों में कैसे कोई हस्तक्षेप कर सकती है, कैसे हमारे ऊपर कोई इस तरह की बातें कर सकती है, तो वो इसको मानने से थोड़ा आनाकानी कर रही थी। क्योंकि अगर वो इसको मानते तो वो टैक्स का जो पैसा इनको चाहिए था वो मिल नहीं पाएगा, या फिर जो जितना लिया है वो रिफंड करना पड़ जाएगा। तो ये सारी सिचुएशंस है। तो इसके चलते जो है गवर्नमेंट थोड़ी सी इसको टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो है फिर बाहर की कंपनीज ने जो है एयर इंडिया के जो यूके यूएस के अंदर असेट्स थे, या यूके के अंदर जो असेट्स थे इंडियन गवर्नमेंट के, उनको थोड़ा सा सीज करने की कोशिश की, ताकि इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ाया जाए कि हमको जो है वो पैसा रिफंड करना चाहिए जो कि गलत तरीके से टैक्स हमसे वसूला जा रहा है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात किया तो इंडिया को तो थोड़ा सा फ़ायदा ही हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को तो। लेकिन एक्चुअल में जो इंटरनेशनली अगर इसको समझा जाए, या फिर आप अपने ऊपर भी लेके समझेंगे, तो जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन कर लिया है उस दिन जो डील हुई है उसी बात पे, नियम कायदों पे रहना चाहिए। बाद में कोई एक्स्ट्रा नियम ऐड करके एक्स्ट्रा पैसा वसूल करना थोड़ा सा अनफेयर ज़रूर लगता है। तो इस हिसाब से जो है अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसको समझा और कह दिया है कि जो वो रेट्रोस्पेक्टिव का टैक्स है उसको हम हटा रहे हैं। तो ये जो रूल इन्होंने पास किया है, ये जो बिल इन्होंने पास किया है कल ही, यानी 5 अगस्त 2021 को इन्होंने पास या इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा और राज्यसभा में। और क्योंकि वहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ अच्छी है बीजेपी की, तो वो पास करवा भी लेंगे। तो इस वजह से जो है ये शेयर वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है, कि उनको लग रहा है कि जो पिछले कुछ रिफंड मिलने वाला है, जैसा केन्स एनर्जी है उसको जो रिफंड मिलने वाला है वो कुछ 1.2 बिलियंस का है, और उसमें से भी जो है 22 मिलियन का इंटरेस्ट का भी पैसा उनको मिलने वाला है इसके थ्रू। और वोडाफोन आइडिया को भी इसमें जो है कुछ पैसा मिल जाएगा। तो हो सकता है जो वोडाफोन का जो नेक्स्ट एजीआर का ड्यू रहेगा वो शायद 22,000 करोड़ के आसपास रह जाएगा। दोबारा से कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगी, तो उस वजह से ये जो शेयर है सोच रहा है कि हमारा जो एजीआर ड्यू का मामला है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, थोड़ा सा हमारा जो डेट बर्डन है एजीआर के लिए वो कम हो जाएगा। लेकिन क्या कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है अभी इसकी वजह से, क्या शेयर बहुत ऊपर की तरफ उछाले मारेगा? तो नहीं। सिर्फ इतना सा करने से सपोर्ट जरूर मिला है, थोड़ा सा थोड़ी सी राहत जरूर मिली है कंपनी को, इतना सब नुकसान और इतना सब परेशानी के बाद। लेकिन कंपनी अभी भी पूरी तरह से प्रॉफिटेबल होने के लिए कंपनी को अपनी सर्विसेज अच्छी करनी पड़ेंगी, यानी जो इनके नेटवर्क्स हैं 4G या 5G के, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया अच्छा करना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स जो हैं बाहर से जुटाने पड़ेंगे। अब क्योंकि इन्वेस्टर्स आ सकते हैं अब इंडिया के अंदर, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी हम जो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर, यानी एसेट खरीदेंगे किसी भी कंपनी के, मान लीजिए वोडाफोन आइडिया के ही खरीदते हैं वो, तो ये जो सरकार है आगे चल के ऐसा कोई उटपटांग नियम और ना लगा दे हमारे ऊपर कि तुमने जब 2021 में ये खरीदा था उस टाइम ऐसा था वैसा था, और हमें जो है कोई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स टाइप का चाहिए, और वो वैसा टैक्स इसमें और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए। तो अजीब सी सिचुएशन है जब
ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस दिन डील हो रही है, जिस दिन फाइनलाइज हो रही है डील, उस दिन जो टैक्स के नियम है उन्हीं बातों पे ही बात करनी चाहिए। फ्यूचर में कोई नए टैक्स लगा देना उन पुराने वाले ट्रांजेक्शंस के लिए, वो थोड़ा सा अनफेयर है हमेशा के लिए। आप भी अपने ऊपर भी लेके सोचेंगे तो वो अनफेयर है ही। तो अभी जो है, अगर ये जो बिल खत्म होता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का, तो कंपनीज को क्लैरिटी मिलती है, बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी, कि हाँ अभी हमें इंडिया में इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमें जो है अलग से अ, कोई छुपा हुआ कोई टैक्स हमारे ऊपर फिर से नहीं लगा दिया जाएगा। तो इस वजह से वो लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, कंपनी के पास पैसा आएगा और वो जो है 4G नेटवर्क 5G नेटवर्क पे खर्चा कर पाएगी और उनको जो है बढ़िया कर पाएगी। तो अगर इनके 4G और 5G के नेटवर्क तंदुरुस्त होते हैं तो इंडिया में जो है फिर ये वोडाफोन आइडिया चलती रहेगी और कस्टमर बेस भी थोड़ा ग्रो करेगा, अगर ये अपनी सर्विसेज अच्छी देते हैं। अब इनके जो प्लान्स है वो compete कर पाते हैं जियो और एयरटेल के साथ इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और पैसा। अगर जो इनके प्लान्स हैं थोड़े से सस्ते रहते हैं जियो और एयरटेल से, तो लोग ऑब्वियसली इंडिया में जो है सस्ते और अच्छे प्लान्स की तरफ डेफिनेटली आकर्षित होते ही हैं। अगर अच्छा प्लान भी है और सस्ता भी है तो डेफिनेटली कंपनी चाहे कितने भी घाटे में हो, यूज़र्स तो उसको यूज़ करेंगे ही। अगर यूज़ करेंगे तो इनकम आएगी तो अपने डेट रीपे कर पाएंगे, एजीआर रीपे कर पाएंगे। एजीआर के लिए तो हालांकि इनको मिला हुआ है 10 साल का टाइम, 2031 तक पे करना है। बैंकों का पैसा भी ये रीपे कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो है कंपनी की हालत फाइनेंशियली बहुत अच्छी नहीं हुई है। इसलिए अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ लगा देना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। पर अगर आपको रिस्क करना ही है, रिस्क के साथ आपका इश्क है ही सरी, और आपको जो है रिस्क लेना ही है कि क्योंकि अभी क्या है, नीचे बहुत नीचे के लेवल्स में मिल रहे हैं। अगर कोई बड़ा बड़ा इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप भी अगर चाह रहे हैं कि मैं भी कर लूँ, तो अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 5 या 10% जो है इसमें लगाएं। अगर आप टोटल 100 रुपये का निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो मैक्सिमम 5 या 10 रुपये का लगा लें और यही सोच के लगाएं कि ये पूरा चला भी जाए तो चला जाए, मुझे कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे पोर्टफोलियो पे। तो ऐसा पैसा ही इसमें लगाएं, क्योंकि अभी भी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। थोड़ा सा अप जरूर इस हुआ है ऊपर की तरफ इस बिल की वजह से, लेकिन फिर भी इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई है। और कंपनी को अपना बिजनेस काफ़ी हद तक ऊपर लाना पड़ेगा अगर इसको जो है बचा के रखना है कंपनी को। तो ये मेरा अपना इस पर सिचुएशन के बारे में जो एनालिसिस था वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। न्यूज़ बेसिस पे ही था, जो न्यूज़ पूरे मार्केट में है, न्यूज़ चैनल्स पे है और न्यूज़पेपर्स के अंदर है, उन सब बातों को मैंने थोड़ा एनालाइज करके कड़ियाँ जुड़ाते हुए यानी डॉट्स को कनेक्ट करते हुए आप लोगों के साथ थोड़ा ये एनालिसिस प्रेजेंट किया है। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं यहाँ पे जो है शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, ऑप्शन स्ट्रेटजीज, कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस से जुड़े हुए वीडियोज़, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स, इस तरह की जो है वीडियोज़ इस चैनल पर लाता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।